बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार दांव पर दांव चलते जा रहे हैं। नीतीश कुमार का फोकस भी मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर अब शिफ्ट हो गया है। महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ाने जैसे फैसलों के बाद अब उनकी तैयारी राज्य के लोगों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिल गई, कैबिनेट की मुहर लगनी बस बाकी है। नीतीश सरकार के 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाले फैसले पर अब आरजेडी ने हमला बोला है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार दबाव में आकर तेजस्वी यादव के विजन की नकल कर रही है। बिहार चुनाव से पहले जहां एक तरफ नीतीश कुमार मतदाताओं को साधने के लिए एक के बाद एक चुनावी दांव चलते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बैठक कर सीट शेयरिंग में ही उलझी हुई है। इस बीच नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 100 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिल गई है और अब कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के फ्री बिजली देने वाले फैसले का स्वागत किया है। बिहार सरकार का हर घर को 100 यूनिट फ्री बिजली देना एक स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष भले इस पर कितनी भी राजनीति कर ले, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन यह जन कल्याणकारी काम है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार, भाजपा और जदयू की सरकार साथ मिलकर हर जन कल्याणकारी नीतियों पर लगातार काम कर रही है। नीतीश सरकार के 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाले दांव से आरजेडी बौखला गई है और नीतीश कुमार पर दबाव में आकर तेजस्वी यादव की विजन का नकल का आरोप लगा रही है। कहने विपक्ष कान पकड़ कर करके उठा बैठी कराना जानता है, इतनी ताकत विपक्ष के अंदर है। वो दिन भूल के जाते हैं, ये वो दिन लद गए जब विपक्ष कमजोर होता था। आज विपक्ष इतना सशक्त और मजबूत है कि झुकाता भी है, लील डाउन भी कराता है। जेडीयू ने आरजेडी के इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही पहले और मौजूदा वक्त में बिजली की स्थिति की तुलना करते हुए आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। जिस जमाने में बिहार में बिजली के तार पर कपड़ा सुखाया जाता था, कहीं रोड पर खंभा और बिजली का तार नहीं दिखाई देता था, उस राजनीतिक परंपरा के वारिस बिजली क्षेत्र को लेकर हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हम नीतीश कुमार जी का तो कमिटमेंट ही है कि बिहार के हर घर में रोशनी पहुंचे, बिहार का हर घर हर वक्त रोशन रहे। यह नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है। तेजस्वी यादव ने कई राज्यों से नकल कर बैनर पोस्टर लगाकर कई चुनावी वादे किए हैं। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने पहले युवा आयोग, फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए किया। इसके बाद महिलाओं को डोमिसाइल नीति के तहत 35% आरक्षण का ऐलान कर तेजस्वी यादव के चुनावी वादों की हवा निकाल दी। और अब आरजेडी की ओर से 200 यूनिट फ्री बिजली का मुद्दा उठाया गया तो नीतीश कुमार ने इस पर भी बड़ा दांव चल दिया। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष की रिपोर्ट। तो अब चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और लगातार इस तरह के वादे और इस तरह सौगातें जो हैं नीतीश कुमार जनता को देते आ रहे हैं। अब 100 यूनिट तक फ्री बिजली और इसके बाद जो सियासी पारा है वो और भी गर्म हो गया है। आरजेडी का आरोप ये है कि भाई तेजस्वी यादव की नकल नीतीश कुमार कर रहे हैं। चुनाव बेहद नजदीक हैं, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह के दांव कितना चुनाव में इसका असर डालेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि लगातार इस तरह के फैसले से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब बिहार में सियासी पारे को और भी ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि अब जो विपक्ष है वो नीतीश कुमार पर आरोप भी लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ठीक एंड चुनाव से पहले इस तरह की सौगातें देकर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जो सौगातें सीएम नीतीश कुमार जनता को दे रहे हैं, जनता को वो कितनी रास आएंगी और साथ ही साथ उसका क्या कुछ असर भी आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। तो इसी पर हम बात भी करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा हुआ है। राज बिहारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, हेमराज राम प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मैं चर्चा करनी चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले हेमराज राम जी, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा। काफ़ी सौगातें इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने दी है। आज 100 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही, तो उससे पहले महिलाओं को 35% आरक्षण की बात कही है सरकारी नौकरी में, जो वहीं की मूल निवासी होंगी। डीए में इजाफा किया गया। कुल मिलाकर काफ़ी सौगातें अब दी गई हैं
और विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव से ठीक पहले लोगों को लुभाने के लिए और वोटों के लिए ये तमाम सौगातें दी जा रही हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि चुनाव नजदीक है इसलिए हमारे नेता ने घोषणा करना शुरू कर दिया, बल्कि नीतीश कुमार जी का ये इतिहास रहा है कि 2005 से अब तक वो जो भी फैसला लेते हैं वो जनहित में लेते हैं, जन भावनाओं को समझ के उनको हिसाब से जन आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे हो इसको ध्यान में रखते हुए वो फैसला लेते हैं जिसका फायदा समाज के हर तबके के होता है। उनके फैसले से, उनके विकास योजनाओं से ऐसा नहीं होता कि हम किसी खास तबके के लिए काम कर रहे होते हैं। सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए वो निष्पक्ष रूप से काम करते रहे। और जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली के मामलों में भी अब पिछली सरकार के बारे में आप अगर तुलना करेंगे तो पिछली सरकार में क्या होता था, जो लोग आरोप लगा रहे हैं आज, उनकी सरकारें थी तो उस समय बिजली के खंभों पर, पोल पर, तार पर कपड़े सुखाए जाते थे और उसमें करंट नहीं होता था। और जहां तहां कहीं हो बिजली के खंभे, तार, पोल, लेकिन उसके कपड़े सुखाए जाने के काम में आते थे। आज हर घर में बिजली है और हर इलाके में बिजली है और लगातार बिजली है। ठीक है। और इसको लेकर के आप देखने में ऐसा लगेगा कि हर शाम दिवाली की शाम नजर आती है गांव। ठीक है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे वादे जो कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अब यही आरोप भी लगाया जा रहा है कि नकल उनकी नीतीश कुमार कर रहे हैं। एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि केजरीवाल जो दिल्ली में फ्री की रेवड़ियां कहा जाता था और ख़ासतौर पर बीजेपी तो बार बार इस बात को कहती थी फ्री की रेवड़ियां, क्या उसी नीति पर अब जगह जगह चुनाव लड़े जा रहे हैं? डॉक्टर अनुज कुमार हमारे साथ, अनुज कुमार तरुण प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं जिनसे मैंने बात की, और इसके अलावा अब मैं बात करूंगी डॉक्टर तरुण से कि यही मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो बात बार बार अब जेडीयू की तरफ से कही जा रही है और अब फ्री की बिजली, इसके अलावा इतनी सारी सौगातें जो चुनाव से पहले दी गई हैं, कितना असर आने वाले वक्त पर इसका चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए सुधा जी, पहले मैं बता दूं आपको कि चुनाव पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता में राजनीतिक जागरूकता बहुत है, वो सब समझती है, वो इरादा को समझती है कि चुनावी जुमला क्या होता है और वास्तविक घोषणाएं क्या होती हैं, वो फर्क करना जानती है। देखिए, हमारे नेता विजनरी हैं, उनके पास एक विकास का दृष्टिकोण है। इसी कारण जिन जिन मुद्दों को हमने जनता के बीच से उठाया, उन मुद्दों को उनको लग रहा है कि हार के डर से उन मुद्दों को स्वीकार कर रहे हैं। एक गाना की पंक्ति है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव एक ऐसे विजनरी नेता हैं जो जनता के बीच में जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुनकर अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं। 20 साल से इनको जनहित का ख्याल नहीं आया। जब हम उन मुद्दों को चिन्हित करके घोषणा कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं, तब इनको ख्याल आ रहा है कि आम जनता तकलीफ में है, उनको बिजली के दर कम कर देना चाहिए। आप अभी भी झांसा दे रहे हो, आप अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो हैं उनको सब्सिडी दी जाती है। और मैं बता दूं कि जो शहरों में निम्न मध्य वर्ग हो या मध्य वर्ग हो, उनके घरेलू खर्च कितना है, कितना यूनिट है, कभी आपने सोचा है? मिनिमम से मिनिमम उनका घरेलू खर्च 250 से 300 यूनिट के बीच में है। तो आप जिस सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जिस छूट की बात कर रहे हैं, उससे तो ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है। मैं बता दूं कि बिजली बिल अभी इनको ख्याल आ रहा है, जब अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में बिजली दर अधिक था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जनता को राहत दिया जाए, बिजली दर कम किया जाए। लेकिन आप तो ये वादा कर रहे हैं, आपके घोषणा पत्र में तमाम वादे होंगे, इन्होंने तो कर दिया, इन्होंने तो ला के कर दिया अपनी सरकार में चुनाव से पहले ये तमाम चीजें। तो इस पर कितना असर, ये मेरा सवाल था, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर इसका? क्या ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं कहा जाएगा सीएम नीतीश कुमार का? वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राज बिहारी जी। मेरी बात सुनिए,
कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। मैं ठीक है, बता कोई दूं मास्टर कि स्ट्रोक बिहार नहीं में है, ठीक है, 6 ठीक रुपया है। 10 पैसे पर यूनिट है, जबकि अन्य ठीक है। राज्यों में ही, बगल के राज्यों में, डॉक्टर उत्तर अनुज, प्रदेश में मैं इस बात 5 को समझ रुपए गई, आपका 5 कहना रुपया है ये 10 कोई पैसे पर मास्टर यूनिट स्ट्रोक नहीं है। फिर वहीं रुक करूंगी, जरा झारखंड एक में बार 4 रुपया एक बार 75 जरा पैसे मैं प्रति पहले यूनिट है। रिएक्शन ले लूं महाराष्ट्र राज में बिहारी जी 3 का। रुपया 50 पैसे प्रति यूनिट है। मैं आपका फिर से रुक करती हूँ। राज बिहारी जी, क्या ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है सीएम नीतीश कुमार का? और एक और बात कि जो फ्री की रेवड़ियां वाली बात कही जाती थी वो अब हर राज्य में देखने को मिल रही है चुनाव से पहले। देखिए, ये बात तो सही है कि चुनाव से पहले 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की योजना से निश्चित रूप से जदयू भाजपा गठबंधन को फायदा तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ये भी हम देखते हैं कि दिल्ली में 10 साल बिजली पानी फ्री देने वाले केजरीवाल सत्ता में नहीं रहे, क्योंकि जनता अब काम चाहती है। आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको फ्री का माल चाहिए, फ्री का सामान चाहिए, वो लोग सरकार के साथ वो देते हैं, किसी पार्टी का साथ देते हैं, लेकिन उसका असर क्या होता है हम दिल्ली में देख रहे हैं। दिल्ली में तमाम जिस तरह से भाजपा सरकार आई है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दूसरे मंत्री बार बार कह रहे हैं कि 10 साल में दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है। जो दावे केजरीवाल कर रहे थे बार बार कि हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए हैं, उन सब की जांच हो रही है। एक के बाद एक घोटाले सामने आने की बात हो रही है। अभी आपको बताऊं, अभी हाल में मैं चंडीगढ़ गया था, तो चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब का जो इलाका है, पंजाब का जीरकपुर क्षेत्र जो कहते हैं, वहाँ एक मित्र से मिलने गया था जो होटल में रुके हुए थे। वहाँ बार बार बिजली जा रही थी। तब उनसे पूछा, भाई बार बार बिजली क्यों जा रही? इसको कह रहे थे, अरे बिजली सब फ्री, पंजाब में भी बिजली फ्री है, तो अब यही हालत होगी। बिजली जब बड़े शहर में नहीं आ रही तो छोटे शहर में क्या आएगी? तो उसका भी एक दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये ठीक है कि बिहार जैसे राज्य में अगर 100 यूनिट तक भी बिजली फ्री मिलती है तो निश्चित रूप से जो गरीब तबके का वोटर है उस पर बहुत असर पड़ेगा। निश्चित रूप से उसका झुकाव जदयू भाजपा गठबंधन की तरफ होगा। ये तो हम मतलब मान कुल सकते मिलाकर हैं कि ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर चुनाव से स्ट्रोक पहले से एक खोला है। बड़ा दांव कहा जाएगा सीएम नीतीश कुमार का। और जो आरोप अब लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि हमारी नकल करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष तो अगर सरकार बनी उसके बाद करती, लेकिन एक ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान कर दिया है। और जैसा कि अभी आपने भी कहा कि इससे एक गरीब तबके को राहत भी मिलने जा रही है। अब कितना ये वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी, ये सारी जितने अब दांव खेले गए हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, देवकीनंदन मिश्र हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि अब एक बड़ा दांव 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की बात कही जा रही है और इसको प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसी बातें, ऐसे दांव पहले भी खेल चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, जिससे आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ने जा रहा है। देखिए, बिहार के चुनाव में ये जो 100 यूनिट बिजली का है ये फायदेमंद तो है ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि 20 साल हो गए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हुए, करीब 21 साल हो गए। 21 साल में अगर उन्होंने ये नहीं किया और जब चला चली की बेला आई है, मतलब सरकार उनकी जाने वाली है, फिर चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अगर उन्होंने ये किया है तो लोग इस पर चिंतन जरूर करेंगे कि क्या नीतीश कुमार उनके लिए अगर वाकई में चिंतित थे तो 20 साल पहले कर देते, 5 साल पहले कर देते, 10 साल पहले कर देते, 15 साल पहले कर देते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जब आज की तारीख में जब बिहार को कहा जा रहा है कि बिहार जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में ये बात बिल्कुल अच्छी है कि नीतीश कुमार ने 100 यूनिट बिजली की घोषणा की है। और देखिए, बिहार का जो चुनाव होने वाला है इस बार, वो 2 मुद्दों पर होने वाला है। एक तो जो ताबड़तोड़ पिछले करीब 1 साल से लगातार वहां क्राइम रेट बढ़ रहा है, 1 साल क्या 2 साल हो गया, 2 साल से क्राइम रेट बढ़ रहा है बिहार में, उस पर एक तो बड़ा मुद्दा ये होगा। दूसरा होगा रोजगार का मुद्दा। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल। और रोजगार के साथ साथ जो अभी जो वक्फ बिल पास हुआ है, वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार ने
केंद्र सरकार का साथ दिया, मतलब बीजेपी का साथ दिया, अपने पार्टनर एलआई का साथ दिया है, उसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी है। और चौथा है कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका जो एक्शन है। चलिए, तो एक बात जो आपने काफ़ी बड़ी कही, आपने कहा जब जाने वाली है सरकार। खैर, अब इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते कि जाएगी या नहीं जाएगी या वापस आएंगे, क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हेमराज राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू की तरफ से, मैं उनसे कुछ बातें जानना चाहूँगी। रोजगार की आपने बात कही देवकीनंदन मिश्र जी, ये वाकई में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर पलायन का, कि वहाँ के जो लोग हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे पढ़ाई हो, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी आने वाले चुनाव में रहेगा। इस तरफ कितना काम और वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार जनता को समझाने की कोशिश करेगी कि भाई अब हम ये सब कर देंगे? सवाल मुझसे? जी हेमराज जी, आपसे। हाँ चलिए, देखिए जहां तक रोजगार का सवाल है, हमारे नेता ने सात निश्चय पार्ट 2 के तहत 2020 में बिहार की जनता के साथ वादा किया था, बिहार के युवाओं के साथ एक कमिटमेंट था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराएंगे। आज 2025 का चुनाव सर पे है जी। अभी तक के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो जो वादा 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का था और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का था, यानी 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा था, आज हम 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने की स्थिति में आ गए। हमारी सरकार जो वादा किया है उससे कई कदम आगे बढ़ करके अपने वादे को पूरा करने का काम किया। बिहार एक ऐसा राज्य है, एक पहला ऐसा राज्य है जो भारत के अन्य राज्यों से नौकरी और रोजगार के मामलों में काफी आगे निकल चुका है। लेकिन पलायन तो अभी भी उतना ही है। वहाँ के लोगों को जाना तो अभी भी बाहर पड़ता है, मेट्रो सिटीज में बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, वहीं पर फिर जॉब्स लगती हैं। बिहार के लोग जितने सक्षम हैं पढ़ाई में, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे वो वंचित रहते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। एक और सवाल मैं इसके साथ आपसे पूछ लेती हूँ जो मैंने पहले पूछा था। हेमराज जी, एक और सवाल, उसके बाद मैं आप ही से जवाब ले रही हूँ। एक और सवाल ये फ्री की रेवड़ियाँ वाला, क्योंकि ये बात बहुत भाजपा ने भी उठाई थी और ये बात कही जाती थी, लेकिन अब ये जो फ्री वाले दांव हैं ये चलने हर किसी के लिए ज़रूरी हो गए हैं। इसके ज़रिए ही अब लोगों को लुभाया जा सकता है, वोट अपनी तरफ खींचे जा सकते हैं। हमसे सवाल है हेमराज जी, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है। अच्छा, ये चुनाव नजदीक है इसलिए हम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लगातार 2005 से लेके अब तक का आप जब इतिहास खंगालेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। आप हर क्षेत्रों में, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें या महिलाओं के रोजगार की बात करें या महिलाओं को हर जगह हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करें, या आप किसी भी क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, रोड की बात करेंगे, हर क्षेत्रों में सरकार ने बढ़ चढ़ करके काम किया है और पूरे देश में बिहार मॉडल चर्चित हुआ है। दूसरे राज्यों के लोग बिहार में आकर के कई योजनाओं का आकलन करके अपने राज्यों में उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। और साइकिल योजना बिहार की सरकार ने चलाई, नीतीश कुमार जी की सोच ने हमारी बेटियों को पंख दिए साइकिल योजना लाकर, और ये साइकिल योजना को तो अब दूसरे देश के भी लोग आकर के आकलन किए हैं और अपने राज्यों में, अपने देश में जाकर के लागू करने की बात किया है। तो बिहार मॉडल, चलिए, मतलब आपके हिसाब से रोजगार की दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से पलायन की कोई बात नहीं है, आपकी सरकार ने इन 20 सालों में सब कुछ किया है, तो ये आपकी एक यूएसपी हो गई। और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ काम करने के बाद तो फिर जनता जो है उसको पता है उसको क्या चुनना है। मैं ज़रा देवकीनंदन मिश्र जी से एक और सवाल करना चाहूँगी। बिहार के
में जो आने वाले समय में चुनाव हैं उसके कई सारे मुद्दे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का। पिछले कुछ दिनों से जो हम लगातार देखते आ रहे हैं, वहाँ के बड़े कारोबारी उद्योगपति जिनका जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, जिस तरीके से सरेआम हत्या हो रही है, इस पर विपक्ष भी लगातार लामबंद है। ये एक बड़ी समस्या है, कैसे इसको देखते हैं और आने वाले चुनाव पर इसका कितना असर? नहीं, पूरा जो नीतीश कुमार 4 साल से 20-21 साल से सत्ता में है, उसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि वो कहते रहे हैं कि लालू और राबड़ी के राज में गुंडा राज था, माफिया राज था, अपहरण हो जाता था, मर्डर हो जाता था। यही मुद्दा बार बार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो उनकी एलआई है उठाती रही है। लेकिन अब पिछले कई सालों से उससे बड़ा गुंडा राज बिहार में उपस्थित हो गया है। मतलब अब उस समय क्या था 20-25 साल पहले, मैं तो नहीं बता सकता हूं ठीक से, जो रिपोर्ट्स हैं वही आती रहती हैं। लेकिन अब जो हालात हैं आज की तारीख में, जिस तरीके से दिन दहाड़े एक व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या होती है गांधीनगर में, और गांधीनगर थाना बगल में ही है, और 2-1.5 घंटे बाद गांधीनगर की पुलिस पहुंचती है, तो ये कितनी हास्यास्पद बात है। मतलब पुलिस कितनी अलर्ट है कि एक बड़े व्यापारी, बड़े कारोबारी की हत्या होती है और 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। आप सोचिए कि क्या बिहार में लोग कारोबार करेंगे। अभी जेडीयू के जो प्रवक्ता साहब वो कह रहे थे कि बिहार को लोग मॉडल के रूप में देख रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, तो और 50 लाख लोगों को वहां रोजगार दिया गया है। अगर 50 लाख लोगों को रोजगार दिया गया होता तो बिहार के लोग जो मुंबई, महाराष्ट्र में अपमानित हो रहे हैं, वो शायद बिहार लौट जाते और बिहार में आकर के काम करते। वो मुंबई, महाराष्ट्र में अपमानित होकर के काम करने को मजबूर नहीं होते। तो ये सब बातें कहने के लिए केवल हैं। और बिहार के लोग यही नहीं हैं, महाराष्ट्र में, पंजाब में जो खेती का काम होता है उसमें मैक्सिमम लोग बिहार के ही होते हैं। पंजाब के लोगों की तो खेती है, लेकिन काम जो है बिहार के लोग वहां पर करते हैं। तो इस नाते ये बात सच मुझे नहीं लगती है कि बिहार में बड़ा रोजगार उत्पन्न हुआ है। हाँ ठीक है, हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि रोजगार नहीं हुआ होगा, सरकारी नौकरी भी मिली होगी, लेकिन कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी है ये मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक नहीं आया है। क्योंकि जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, प्राइवेट फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, तब तक सबको रोजगार नहीं मिल सकता है, या ज्यादातर लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। ठीक है डॉक्टर अनुज, बिहार में एक शराबबंदी जब से हुई है, हालांकि ये हित में की गई कि वहाँ के लोग शराब ना पिए, लेकिन उसके बाद जहरीली शराब का जो चलन चला और उसमें हर साल कितनी मौतें होती हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपकी सरकार आई तो इस तरफ क्या करेगी, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर रेवेन्यू की बात करें, तगड़ा रेवेन्यू आता है सरकार को, उसका बंद होना तो वहाँ पर कितना नुकसान, और एक दूसरा नुकसान कि भाई जहरीली शराब लोग पी रहे हैं और उससे मौतें हो रही हैं। देखिए श्रद्धा जी, ये बहुत गंभीर मसला है और इस पे समीक्षा की जरूरत है। बिहार में शराबबंदी की घोषणा हुई है, शराबबंदी नहीं है। आप हर जगह, हर शहर, हर गांव, हर कस्बा में आप चले जाइए, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और मैं बता दूं, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि शराबबंदी के कारण जो टीनेज के जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो तस्कर बन गए हैं, शराब तस्कर बन गए हैं, वो होम डिलीवरी करने वाले बॉय बन गए हैं। तो आप खुद सोचिए, शराबबंदी के नाम पर अपने राज्य का रेवेन्यू भी कम कर रहे हैं और शराब भी बंद नहीं हो पा रहा। समाज में जो संदेश देना चाहते थे शराबबंदी के माध्यम से, शराब कहीं बंद हुआ ही नहीं। लोग अभी भी शराब बेधड़क होकर पी रहे हैं। और इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो बड़े लोग हैं, जो इस धंधे में बड़े लोग जुड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं होता। शराब पीने वाले जो गरीब लोग हैं, वो उनकी संख्या देख लीजिए, जेल में अधिकांश लोग वही लोग बंद हैं। तो शराबबंदी, जो हमारी सरकार आई, हमने पहले भी कहा है कि शराबबंदी पर हम नए सिरा से इस पर विचार करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद इस बारे में कुछ नया कदम उठाने के लिए हम सोचेंगे। क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत गंभीर, जो आपने कहा बहुत गंभीर मुद्दा है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब इस पर इस पर क्या कुछ होना चाहिए, इस पर सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि क्या कुछ फैसले इस पे करने चाहिए। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम
पूरी जानकारी लेंगे। और रास बिहारी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रास बिहारी जी, सवाल मेरा आपसे, 21वीं सदी में है लेकिन अभी भी ऐसे वादे चुनावों में किए जाते हैं जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे मैं पक्ष की बात करूं या विपक्ष की, लेकिन इस तरह के वादे, लेकिन ये वादे जो हैं ये कितना लोगों को जोड़ेंगे, ये दांव कितना लोगों को जोड़ेंगे आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें किसको कितना फायदा, और इन नीतीश कुमार के इन दावों के बाद कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों का फायदा तो होता ही है। हमने तेलंगाना में भी देखा है, पंजाब में भी देखा है, अन्य राज्यों में भी देखा है, और ये बहुत पहले समय से चलता चला आ रहा। लेकिन जिस तरह से देवकी नंदन जी कह रहे थे कि बिहार में उद्योग नहीं है, उद्योगकरण नहीं हो रहा है बिहार का, ऐसा नहीं है। बिहार में उद्योग भी आ रहे हैं। अगर हम केवल बिजली की बात करें तो 20 साल पहले बिहार में केवल 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, और आज बिहार में 11,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन है। अगर हम देखेंगे तो 2005 में जहां पे ये माना जाता था कि 17-18 लाख कनेक्शन है, आज 2.25 करोड़ से ज्यादा वहां पर बिजली का कनेक्शन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इतना जरूर है कि बिहार में छोटे उद्योगों को लगाने के लिए सरकार जोर दे रही है, औद्योगिक क्षेत्र भी बनाए गए हैं। और जिस तरह से, ठीक है, अब ये चुनाव आ रहा है तो चुनाव को लेके तो विपक्षी दल इस तरह के आरोप लगाएंगे कि हमारा नकल हो रहा है, कि दिल्ली में भी केजरीवाल ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी नकल कर रही है। लेकिन दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को बिजली फ्री दी जा रही है, उस पर सरकार विचार कर रही है कि कुछ ही लोगों को बिजली फ्री मिले, बाकी सबको बिल भरे। लेकिन इतना तो तय है कि आप अगर किसी को कुछ चीज फ्री दे रहे हैं तो उसका पैसा आप राज्य के दूसरे लोगों से लेंगे ही लेंगे। बिल्कुल, वो होना तो ये चाहिए कि भाई बिजली के रेट आप जो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं उसको आप कम करते, इसका फायदा सब लोगों को होता। सब अभी भी सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन यह है कि हाँ ठीक है, अभी चुनाव पे नीतीश कुमार का ये चुनावी दाव है, कितना सफल होगा ये तो जनता बताएगी। लेकिन जिस तरह से जंगल राज की बात देवकी नंदन जी कर रहे थे, जंगल राज तो 1995 से ही बिहार में लगातार मुद्दा बन रहा है ना। अभी हमने देखा था जब जदयू ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी तो भारतीय जनता पार्टी जंगल राज के आरोप लगाती थी, और जब आरजेडी नीतीश कुमार से अलग हो गए, नीतीश कुमार आरजेडी से, तो अब आरजेडी जंगल राज का मुद्दा, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और ये कहीं ना कहीं देखिए, ये जो लॉ एंड ऑर्डर, और मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं, जिस तरीके से लगातार मर्डर हो रहे हैं, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल है। कोई कारोबारी अपने घर जा रहा है, रास्ते में कोई भी आ रहा है उसे मार के चला जा रहा है, ये लगातार सवाल है और ये विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा है। इस पर कैसे काम करेगी सरकार, किस तरीके से काम कर रही है, कैसे इन पर लगाम लगाई जाए, ये बहुत बड़े सवाल हैं। हिमराज जी, मेरा सवाल है आपसे ही है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल है, विपक्ष के हाथ में ये बड़ा मुद्दा है इस वक्त, और लगातार विपक्ष इसको लेकर लामबंद है और लगातार हमला बोल रही है सरकार पर। सबसे बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर आप करते हैं और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, बिहार के कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि 15 साल आरजेडी का शासन रहा, कांग्रेस उसमें सहयोगी दल रहा, उस शासनकाल में क्या होता था? अपराधियों की बचाने की कवायद होती थी, सांप्रदायिक दंगे होते थे, 118 नरसंहार में दलितों की हत्या की गई, और जो सांप्रदायिक दंगे थे, दंगे के आरोपी कामेश्वर यादव को लालू जी ने सत्ता में रह के बचाने का काम किया था। आज सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, आज नरसंहार नहीं होते, आज सांप्रदायिक दंगे के आरोपियों को कोई बचाने का काम नहीं होता, जबकि इनके रीजनिंग में जो सांप्रदायिक दंगे के आरोपी कामेश्वर यादव थे, भागलपुर दंगे का आरोपी, जिसको इन्होंने बचाया था, नीतीश कुमार जी के शासन में आयोग का गठन होता है और दंगे की जांच होती है, आयोग के अनुशंसा पर मुकदमे फिर से चलाए जाते हैं और दोषियों को सजा मुकर्रर होती है। ये मेरा रिकॉर्ड है। और आज हम सत्ता में रह के किसी भी अपराधी को बचाने की कवायद नहीं करते।
सत्ता में रह के किसी भी अपराधी को ठीक है, यानी कि रोक नहीं विपक्ष का देते। जो आरोप है अपराध कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सुधरा हुआ नहीं, तो आपका कहना है कि भाई हम सत्ता में रहकर किसी अपराधी को पनाह नहीं देते हैं, बचाते नहीं हैं। अनुज जी, क्या जवाब देना चाहेंगे कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर पर आप ही लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की ये व्यवस्था है, लगातार सरेआम हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कहना यह है सरकार का कि भाई हम अपराधियों को पनाह नहीं देते हैं। देखिए सरदार जी, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ, एक तो मुझे बोलने का मौका कम दिया है आपने। नहीं, मैंने सबको बराबर दिया है सर, हिमराज जी को बल्कि कम दिया है। अब मेरी बात सुन लीजिए, कोई नहीं, पुलिस सीखने की बात ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। अब मैं, इन्होंने बहुत सारे आरोप ऐसे लगाया है जिसका जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी है जी। देखिए, इस जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, दरअसल जंगल 2005 से पहले, जब भी बात करेंगे कि 2005 से पहले जंगल राज था, दरअसल जंगल राज एक स्लोगन के रूप में काम कर रहा है और हर बार उसी स्लोगन के आधार पे ये चुनाव जीतने के चक्कर में रहते हैं। दरअसल वो गैर बराबरी का समाज था, सामाजिक संक्रमण का दौर था, उस चीज को इन लोगों ने जंगल राज का नाम दिया। जनता हमें सत्ता से बेदखल कर दी। 2005 के बाद ये हैं, ये अपने विकास की बात करें, मुद्दा की बात करें। अभी इस मुद्दे पे जो बात हो रही है, आज का जो विषय है बिजली को लेकर के, इन्होंने कहा कि इनके समय में बिजली नहीं थी, तार पे कपड़े टांगे जाते थे। आप याद करिए, आज जो बिजली घर घर में पहुंच रहा है, किसकी देन है? इस योजना का नाम पहले क्या था? जब यूपीए 1 या यूपीए सेकेंड दो की सरकार थी, उस समय आपने सुना होगा राजीव गांधी विद्युत परियोजना। नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार से पहले गांव में बिजली के खंभे गाड़े जा चुके थे, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि हमने बिजली पहुंचा दिया। एक चीज और बताता हूं मैं, इन्होंने कहा कि अभी भी घोषणा करते हैं, सिर्फ ये चुनावी जुमला है, ये दाव नहीं है, ये चुनावी जुमला है। हमने अभी भी, अगर वृद्धा पेंशन की बात करिए तो हमारे नेता ने 1500 रुपए की बात की थी, इन्होंने 1100 रुपए की बात, इन्होंने 1100 की घोषणा की। हम 200 यूनिट फ्री की बात किए थे, ये 100 यूनिट की बात कर रहे हैं। और 100 यूनिट क्या होता है? कोई भी मध्यवर्गीय परिवार में जो टीवी रखता है, पंखा रखता है, वॉशिंग मशीन रखता है, उसका नॉर्मल जो बिल आता है 250 से 300 ये तो चुनावी वादे हैं, घोषणाएं हैं। तो जनता मेरा ये कहना है, अभी हम कानून पर जो बात कर रहे थे, मैं आपसे ही सवाल है, मेरा आपसे ही सवाल है, मेरा सवाल आपसे ही है कि अभी हम जो कानून को लेकर बात कर रहे थे, एक और बात की लोक लुभावन वादे तो अब आपकी पार्टी भी कर रही है, चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो या फिर सैनिटरी नैपकिन्स बांटने की बात हो, तो ये वादे आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जो आपके आरोप का जवाब दिया कि हम कम से कम हम अपराधियों को तो पनाह नहीं देते। सरदार जी, मेरी बात सुनिए, आपने देखा होगा 20 साल बनाम 17 महीने, आप उसको देखिए ना। 17 महीने जब हमको मौका मिला तो हमने क्या किया? बेरोजगारी पे बात काम किया, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पे बात किया, बढ़ते और तमाम तरह। मेरी बात पूरी होने दीजिए। इनके मुख्यमंत्री क्या बोलते थे जब हम रोजगार की बात कर रहे थे? इनके मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? पैसा कहाँ से लाओगे? बाप के घर से लाओगे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने तो 3 लाख नौकरियां दी ना। इनके तो बस की बात नहीं थी, और आज ये कह रहे हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं। देखिए, हमारे नेता विजनरी, लेकिन लैंड फॉर जॉब भी तो आपकी सरकार के समय आया था। करने में विश्वास रखते हैं। अब बिहार में जो अपराधीकरण की घटना है, पटना जैसे शहर में गांधी मैदान के बीच थाना जहां से 500 मीटर की दूरी पे हो, वहां जो कि गोली मार दी जाती है, और ये कहते हैं कि विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब बताइए, गोपाल खेमका साहब के परिवार पे इससे पहले भी 4 बार अटैक हो चुका था। उस समय यहाँ की पुलिस क्या सो रही थी? दिन दहाड़े किसी दलित महिला को डायन बताकर जो कि उसके परिवार में 5 हत्याएं हो जाती है, तलवार से कहीं काट दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में है जो कि दलित महिला बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उनको बेड नहीं मिलता, और आप कह रहे हैं कि विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इनको तो सोचना चाहिए। दरअसल क्या है कि मुख्यमंत्री अपने होशो हवास में नहीं है, वो बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वो जनता से संवाद कर नहीं सकते। इसका जवाब आप दीजिए हिमराज जी, क्योंकि ये आरोप बार बार विपक्ष लगाता है। एक ये बड़ी बात कही है डॉक्टर अनुज ने कि अचेत अवस्था में है, अपने होशो हवास में नहीं है मुख्यमंत्री। बिल्कुल, आपने देखा होगा किसी के माथे पे गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान में चलने लगते हैं। इतनी शर्म की बात है कि जिस आदमी को रिटायरमेंट के समय आराम करना चाहिए, उनके चेहरे के बदौलत वोट मांग रहे हैं। और क्या ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए जो अवस्था में हो? पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है। क्या इनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है?
पूरे इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के अलावा इनके पास कोई चेहरा नहीं को बंद करके रखा, पूरे दलितों की छात्रवृत्ति को अपने शासनकाल में बंद करके मैं बता रहा हूँ, रखा। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, सीएजी 2018-19 का डाटा में बता रहा हूँ, 8 करोड़ 800 रुपया जो एससी एसटी स्कॉलरशिप के लिए आया था, इन लोगों ने क्या किया, सड़क, भवन और अन्य विकास के कार्यों में लगा दिया। आप डेटा के साथ बात करिए, सीएजी 18-19 की मैं बात कर रहा हूँ। यूपीआई इसमें खबर छपी थी 24 जून 2025 को, उसको देखिए 2022-21-22 में 17 करोड़ रुपए, 22-23 में 18 करोड़ रुपए। ये तमाम आरोप और ये जो तमाम बातें डॉक्टर अनुज, ये तो होंगे अभी चुनाव में आने वाले वक्त में। अभी जो आपके सवाल था जरा मैं उसका जवाब ढंग से ले लूं। डॉक्टर अनुज सुनिए, मैंने अभी आपको समय दिया, आप काफी देर बोले। जरा आपका जो एक आरोप है कि जो सीएम हैं, जो नीतीश कुमार हैं, वो अचेत अवस्था में हैं, वो होशो हवास में नहीं, जरा इसका एक रिप्लाई मैं ले लेती हूँ। जाने तो हम भी जाने, जनता भी जाने, समझे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हेमराज जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नौवीं फेल जिस पार्टी का नेता हो, उस पार्टी का क्या संस्कार हो सकता है, अंदाजा लगा लीजिए। चौथी बार प्रधानमंत्री भी जिनके साथ सरकार में है, 118 नरसंहार उनके शासनकाल में हुआ। आज अभी भी नहीं दिखाए हैं वो। दलितों की छात्रवृत्ति को इन लोगों ने बंद करके रखा। आज दलितों के लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए हैं। देखिए सरदार जी, मैं डाटा के साथ बात कर रहा हूँ, आप सीएजी की रिपोर्ट निकाल के देखिए, हवाई बात नहीं होगी। 8 करोड़ 8 लाख रुपया इन्होंने दलितों का जो छात्रवृत्ति का पैसा था किसी अन्य कार्य में लगा दिया इन लोगों ने। आप अभी चेक करिए गूगल, मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। 24 जून 2025। ठीक है, चलिए राज बिहारी जी से मेरा एक सवाल राज बिहारी जी से मैं ले लेती हूँ। ठीक है राज बिहारी जी, दलित विकास के लिए जो पैसे, एक तो ये बात की बार बार विपक्ष की तरफ से जो बात कही जाती है कि सीएम नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं है कि वो राज्य को संभाल सके। तोड़ने का काम किया था इन्होंने, क्या किया था, दलित और महादलित में डिवाइड कर दिया था। जब समाज हमारा एक हो रहा था, बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, जब हम संगठित हो रहे थे, इन लोगों ने दलित महादलित करके हमारे समाज को तोड़ा और हमारे छात्रवृत्ति का पैसा खा गए। सब समझती है, देखती है। बिहार मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूं। मैं सरदार जी, आप डेटा निकाल लीजिए, मैं दे रहा हूँ रिपोर्ट सारा, उसके बाद बात करिए। आप कभी स्वीकार नहीं करेगी बिहार की जनता सजा याफ्ता। ठीक है ठीक है राज बिहारी जी, मैं सवाल आपसे पूछती हूँ कि ये जो आरोप विपक्ष की तरफ से बार बार लगाया जाता है सीएम की सेहत को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, एक और मुद्दा विपक्ष के पास वक्फ बोर्ड को लेकर, ये कहना कि भाई अल्पसंख्यक जो हैं वो पूरे के पूरे विपक्ष के साथ हैं क्योंकि वक्फ का जो कानून है वो बदल गया है, नया कानून आ गया है। ये सब मुद्दे कितना असर डालने वाले हैं, ख़ास तौर पर सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो बार बार बात कही जाती है? हाँ, नीतीश कुमार जी का जो बढ़ती उम्र के साथ साथ कुछ समस्याएं तो बढ़ती ही हैं और हमने कई मौकों पर देखा भी है कि उनकी कुछ बातों को लेके विपक्ष ने एक मुद्दा भी बनाया है। लेकिन जहां तक वक्त की बात है, अगर अल्पसंख्यक साथ है तो दूसरा समुदाय भी तो फिर एक तरफ जाएगा ना। अगर हम ध्रुवीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं तो ध्रुवीकरण होगा तो दोनों तरफ होगा, फिर सिर्फ एक तरफ तो ध्रुवीकरण नहीं होगा ना। केवल ये कहना कि वक्फ बोर्ड के नए कानून को लेके एक वर्ग पूरी तरह भाजपा के खिलाफ चला जाएगा, जदयू के खिलाफ चला जाएगा, तो दूसरा वर्ग भी तो साथ आएगा ना। जहाँ पे एक्शन होगा वहाँ रिएक्शन भी होगा। और दूसरी बात, जहां तक जंगल राज की, ये बात सही है कि बिहार में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी से हत्या की घटनाएं हो रही है, वास्तव में एक चिंता का विषय तो है। लेकिन अगर हम पिछले अगर बात करें, जिस तरह से जदयू प्रवक्ता कह रहे हैं, ये ठीक है कि जो वहां पर गैंगबाजी होती थी वो बंद है। एक जो अपहरण उद्योग बन गया था उस पर भी रोक लगी है। हाँ, एक जो शराबबंदी का मुद्दा है वो भी इस बार चुनाव में बड़ी तेजी से एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि ठीक है, आप फ्री बीज जो मुद्दे हैं वो तो है ही, लेकिन बिहार में जिस तरह से शराबबंदी के नाम पे कहा जा रहा है कि शराबबंदी तो है लेकिन शराब खूब खुलेआम चलती है, ये बात भी सही है। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और सत्तारूढ़ दलों से जुड़े लोग उस धंधे में भी
वो लगे हुए हैं। ये भी कई आरोप विपक्षी तरफ से लगते रहे और अब आगे भी लगाए जाएंगे। अब इतना जरूर है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और उनके जो बीच पिछले दिनों कुछ जो घटनाएं रही हैं कि जो नाम भूल जाने की आदत है या जो सबने देखा टीवी चैनल, वो तो मुद्दा बनेगा ही बनेगा। और ये इस बार भी बड़ा मुद्दा बनेगा कि चुनाव के बाद इस बार तो चुनाव लड़ा ही जाएगा मतलब नीतीश कुमार के चेहरे लेकिन अब ये पे। देखना होगा कि सरकार कैसे इन मुद्दों को मैनेज करेगी और टैकल करेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से दांव पे दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक उस बात की काट नजर आती है जो विपक्ष कहता है कि भाई होशो हवास में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सीएम लगातार तमाम योजनाओं के बारे में कहते हुए नजर आते हैं, उन योजनाओं की घोषणा करते हुए नजर आते हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी काट दिखती है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, बिलाल सब्जवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, उससे पहले 100 यूनिट फ्री बिजली की बात आज हो चुकी है, उसको लागू किया जाएगा, उसका प्रस्ताव किया जा चुका है। ये सब कितना असर अब आने वाले चुनाव में डालने वाला है, कितना असर अब चुनाव में इसका दिखेगा? देखिए, जहां तक फ्री बीज का सवाल है, फ्री बीज हमेशा से चुनाव में अपना एक महत्व रखते हैं। इस राजनीति को देश के अंदर केजरीवाल ने एक व्यवहारिक रूप दिया था, लेकिन थर्ड टाइम के अंदर उनकी फ्री बीज के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की जो फ्री बीज थी, जो लेवल प्लेइंग फील्ड था, वो सकारात्मक रूप से कामयाब होता हुआ नजर आया। और जो केजरीवाल साहब का जो जाने का कारण था वो ये था कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। अब सवाल यह है कि बिहार की जो राजनीति है वो जाति आधारित राजनीति है, जहां नेता का अपना महत्व है, जहां जातियों का अपना महत्व है, जाति गोलबंदियों का अपना महत्व है। ध्रुवीकरण के मुद्दे जहां तक सवाल है, बिहार की राजनीति पे उस हद तक कामयाब नहीं है जिस हद तक बिहार के अंदर जातीय मुद्दे कामयाब होते हैं। तो नीतीश कुमार जी का ये प्रस्ताव है, क्योंकि काफी समय से उनकी एक छवि के अंदर एक गिरावट नजर आ रही है, उस गिरावट को पूरा करना चाहते हैं अंतिम समय में। हालांकि काफी देर कर दी है, बिहार का चुनाव बहुत करीब है। ये जो योजनाएं जो उन्होंने प्रस्तावित की हैं वो धरातल पे कितना उतर पाएंगी, वो कितना आश्वस्त कर पाएंगे, उसके लिए कितना कम्युनिकेट कर पाएंगे जनता को, जनता के अंदर इसमें कितना विश्वास पैदा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल उसी तरह मतलब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश। अशोक गहलोत ने जो योजनाएं लागू की थी वो धरातल पे नहीं उतर पाई थी, क्योंकि समय बहुत कम था। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि समय का जो अंतराल है ये काफी महत्व रखता है। लेकिन बिहार की जो ओवरऑल राजनीति है वो जाति आधारित राजनीति है, जहां पर नीतीश बाबू को अपने आप को इस समय साबित करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो समीकरण है, खासतौर से सीट शेयरिंग का लेकर, वो भी अभी तक फंसा हुआ है। वहीं चिराग पासवान भी निरंतर नीतीश कुमार के मुकाबले अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। वो बिहार के अंदर एक नई एंट्री लेना चाहते हैं, वो पीके के साथ अपनी तालमेल बिठा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है नीतीश कुमार के साथ। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अप्रोक्ष रूप से नीतीश को बिहार की राजनीति में मारकर खुद अपना मुख्यमंत्री लाना चाहती है। तो नीतीश बाबू का ये दाव जो है, हो सकता है किसी हद तक कामयाब हो, लेकिन जो समय अंतराल है ये काफी कम है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति जाति आधारित राजनीति है, जहां पर सामाजिक न्याय का नैरेटिव, आरक्षण जैसे नैरेटिव, पिछड़ों की भूमिका, आदिवासियों की भूमिका, वंचित समाज की भूमिका काफी महत्व होती है। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी उसे कैसे हैंडल करेगी, सीट बंटवारा कैसे करेगी, ये सारे सवाल बिहार के। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल एंटी इनकम्बेंसी जिसकी आपने बात कही, इतने सालों से है, तो क्या जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है? और हेमराज जी, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां सरकार की रहेंगी? डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, जैसा कि अभी बिलाल जी ने भी बोला, और वो डैमेज कंट्रोल तरह तरह के दांव खेलते हुए डैमेज कंट्रोल वो कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात एंटी इनकम्बेंसी, लोग ये हमेशा देखने को मिला है कि एक समय के बाद लोग चाहते हैं कि भाई कुछ परिवर्तन हो, जैसा पिछले समय दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल ने इतनी फ्री की रेवड़ियां बांटी, लेकिन उसके बाद भी लोगों को लगा कि नहीं, भाजपा का जो दांव था वो भारी पड़ा। तो किस तरीके से सबको मैनेज किया जाएगा?
नीतीश कुमार जी कभी वोट की चिंता नहीं की, हमेशा वोटरों की चिंता करते रहे। कौन वोट देगा नहीं देगा इसकी चिंता नहीं है, पूरे बिहार को अपना परिवार समझते हैं और एक एक बिहारियों के लिए अच्छी से अच्छी योजना लाते हैं और उसको लागू करके उनके घर तक, उनके खाते तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें कोई लाभुकों का लाभ कोई लूट खसोट में नहीं जाता। जो 15 साल के शासन काल में हुआ था, जो लूटपाट, वो लूटपाट नहीं होते हैं। जो भी लाभ की योजनाएं, जो जिस योजनाओं का लाभ है वो सीधे लाभुकों के खाते में जाता है। और नीतीश कुमार जी भी एक एक योजना जो लागू की है सीधे जनता के हित में लागू है। आज जाकर पूछे वृद्धा पेंशन का लाभ जिन्हें मिल रहा है, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, और जो इनका लाभ पहले से उठा रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया 400 के बदले हम 1100 देंगे और वो भी 11 तारीख को इनके खाते में चला जाएगा पैसा। किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी बिचौलिए के पीछे। तो मतलब विपक्ष की जो मुश्किलें हैं वो काफी बड़ी हुई हैं। विपक्ष की मुश्किलें मेरे हिसाब से काफी बड़ी हुई हैं डॉक्टर अनुज। बरसाती में वो लोग बरसात में उपट के आ जाते हैं और चुनाव में जनता के बीच लंबी चौड़ी वादे करेंगे जाके, लेकिन नीतीश कुमार जी तो हमेशा काम करते रहे, रात दिन। ठीक है डॉक्टर अनुज, जवाब आपका। श्रद्धा जी, इनकी बात सही है कि नीतीश कुमार जी को ना वोट की चिंता है ना वोटर की चिंता है, इनको कुर्सी की चिंता है, जो लगातार ये 20 सालों से करते आ रहे हैं, कुर्सी बचाने के लिए कभी इस पलड़ा से कभी उस पलड़ा से। इस बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार को सिर्फ हम ब्लेम नहीं कर सकते, डबल इंजन की सरकार में इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी आपको याद होगा कि 30 अप्रैल को इन्होंने घोषणा की कि बिहार में या क्या पूरे देश में हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन जब इनका गजट नोटिफिकेशन हुआ तो उस जनगणना शब्द के उस नोटिफिकेशन में कहीं भी जाति जनगणना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये चुनाव के लिए जुमला फेंकते हैं, वोटों को लुभाने के लिए जुमला फेंकते हैं। ये सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं जो कभी भी सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं रहे हैं, और जिस 1990 के दशक और 2005 के बीच की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का दौर था जिसे इन लोगों ने जंगल राज का नाम दिया, और उसी को अभी तक स्लोगन के रूप में ये गा बजा रहे हैं। अरे अगर घोषणा करनी है, ईमानदारी से करनी, तो कहिए ना, गैस सिलेंडर का दाम क्यों नहीं कम कर रहे हैं आप? जाति जनगणना समीक्षा के बाद जो हमने आरक्षण के समय जो सीमा 65% किया था, उसको 9वीं अनुसूची में आप क्यों नहीं डाल रहे? उसकी घोषणा करिए आप। कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन स्कीम पे हम बात करते हैं। कुल मिलाकर जो चर्चा हुई है आज की, बिलाल जी, समय मेरे पास कम है, मेरे पास समय, मध्यवर्गीय परिवार को 100 यूनिट डॉक्टर अनुज, समय बहुत कम है। ठीक है, ठीक है, मैं बिलाल जी का छोटा सा रिएक्शन ले लूं। बिलाल जी, तो हमारे नकल करके कहां तक जाएंगे? कहना चाहता हूं श्रद्धा जी कि जो मौजूदा हालात हैं, जहां मतदान सूची का पुनरीक्षण की बात चल रही है, उसके रिवीजन की बात चल रही है, ये भी सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन के खड़ा हुआ है। और ओवरऑल जो सब चीज डिसाइड करेगी वो परसेप्शन पे होगा, खेल के परसेप्शन किसके पक्ष में जाता है। बिल्कुल, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए।